और ये आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 3. दिस इज इन दिस लेक्चर वी are going to narrate the events, what happened, the main events in the part 1, because this novel, The Heart of Darkness, consists of 3 parts, and the part 1 is now described, the main events of the part 1. So what are the main events? Heart of Darkness begins on the board the Nellie, small ship moored on the Thames River in London. टेम्स रिवर जो है ये लंदन का बहुत फेमस रिवर है और लंदन के दरमियान से गुजरता है. वहाँ पे एक स्मॉल शिप है द नेली, उसके बोर्ड के ऊपर ये कहानी स्टार्ट होती है, हार्ट ऑफ द डार्कनेस. After describing the river and its slow-moving traffic, the unnamed narrator offers short description of the London history to his companions who, with him, lazily lounge on the deck, waiting for tide to turn. और वहाँ पे ये हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक अननेम्ड नरेटर है, वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है. बिकॉज दिस स्टोरी हैज़ 2 स्टोरीज, फ्रेम स्टोरी एंड इनर स्टोरी. टेक्निक के एतबार से ये थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक ऑफ नरेटिंग यूज़ की थी मार्लो इसने कॉनरेड ने इस कहानी के अंदर. और इस कहानी का स्टार्ट एक अननेम्ड नरेटर करता है, और जो कि नेली के डेक के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और वो लंदन की हिस्ट्री से स्टार्ट करता है. तो यहाँ पे हमें वेरी द स्टार्ट ऑफ द नॉवल जो हमारे एक हिस्टोरिकल टच मिलता है, एक इंपीरियलिज्म के बारे में बात होती है, और पता चलता है कि जो लंदन है, जो अभी बहुत सिविलाइज्ड, एक मॉडर्न और बड़ी पीसफुल सिटी है, इसको भी एक बार रेविज किया जा चुका है. ये भी एक बार इंपीरियलिज्म को सफ़र कर चुका है, जिससे हमें पता चलता है कि दुनिया के तकरीबन सारे मुल्क जो हैं, ये जो कर्स ऑफ इंपीरियलिज्म है, इसको भुगत चुके हैं. और जो लंदन को किन्होंने किस एम्पायर ने अपना प्रोविंस बनाया था, वो थी रोमन एम्पायर. तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि रोमन एम्पायर जो है, रोमन एम्पायर ने एक बार जो है वो लंदन को अपना पार्ट बनाए रखा है और इसको तबाह बर्बाद भी किया है. विद हिम आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज, देयर कैप्टन, अ लॉयर एंड अकाउंटेंट, एंड मार्लो द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेक के ऊपर कौन कौन लोग बैठे हैं. नरेटर जब अपनी कहानी सुनाता है तो हमें रिवर की डिस्क्रिप्शन देता है, एटमॉस्फेयर की डिस्क्रिप्शन देता है, और फिर लंदन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता है. तो हमें साथ पता चलता है कि डेक के ऊपर डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज, जो उनका कैप्टन है, लॉयर एंड अकाउंटेंट एंड मार्लो, जो कहानी आगे सुनाएगा, जो मेन कहानी है, उसका जो नरेटर है वहाँ पे मौजूद है. एज द सन सेट्स द 4 men became contemplative and brooding. जैसे सूरज ग्रूब होता है, शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम में वैसे भी एक बहुत सीरियसनेस, एक बहुत एक सैडनेस होती है, एक बड़ा एक डार्क किस्म का एटमॉस्फेयर होता है, जहाँ पे बड़ी सीरियसनेस, सैडनेस और ग्रेव किस्म का एक माहौल होता है. उसके अंदर जो है हम देखते हैं कि इनके किरदार भी सीरियस हो जाते हैं, ग्रेव हो जाते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव हो जाते हैं, ब्रूड करने लगते हैं. इवन मार्लो ब्रेक्स द स्पेल ऑफ द साइलेंस, और हर तरफ खामोशी छा जाती है शाम होते साथ ही. तो मार्लो जो है वो अपनी कहानी स्टार्ट करता है. टेल अबाउट हिज वॉयज टू द कॉन्गो. वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसने जो रिसेंट एक ट्रैवल किया है, एक वॉयज किया है कॉन्गो का. कॉन्गो जो फ्री स्टेट है कहलाती थी, उसका जो सफ़र किया है, उसकी एक्सपीरियंसेस जो कहते हैं, मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. द अदर मैन रिमेन साइलेंट व्हेन मार्लो कलेक्ट्स हिज आइडियाज, आफ्टर विच ही बिगिन्स द स्टोरी प्रॉपर. The remainder of the novel becomes, with a few exceptions, the narrator's report of what Marlowe tells him and the others on the board, the Nelly. और बाद में हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो है वो कहानी वो मार्लो सुनाएगा, और सम टाइम जो है कहानी ब्रेक होगी और हम वापस इस बोर्ड पे भी आएंगे. तो स्टोरी विद इन स्टोरी मौजूद है. कॉनरेड्स नॉवल इज द से फ्रेम टेल, अ स्टोरी विद इन स्टोरी, यानी ये कहानी है और उसके अंदर फिर एक और कहानी है. As a boy, Marlowe was fascinated by the maps and yearned to become a seaman or explorer who could visit the most remote parts of the earth. और मार्लो अपनी कहानी का आगाज़ करता है कि बचपन ही से उसे उसकी डिज़ायर थी कि वो एक्सप्लोरर बने, सीमैन बने, ताकि मुख्तलिफ दुनिया के कोनों खुदरों को वो जायज़ा ले, दुनिया की सैर करे, एडवेंचर्स ले, दुनिया को एक्सप्लोर करे. और ये उसकी डिज़ायर पाई जाती थी. जैसे कि हम मुस्तनसर हुसैन के ट्रैवल लॉग में पढ़ता हूँ, जैसे आजकल मैं वेद नाम पढ़ रहा हूँ, वेद नाम तेरे नाम बाय मुस्तनसर हुसैन तारड़. तो ऐसी डिज़ायर जो है वो ऐसे वर्क्स को पढ़ने के बाद तकरीबन सारी रीडर्स में पाई जाती है. जैसे मेरा भी दिल करता है कि पूरी दुनिया को घूमा जाए, सैर की जाए, मुख्तलिफ इलाके देखे जाएँ. As a young man, Marlowe spent approximately 6 years sailing in the Pacific before returning to London, where then he saw in a shop window a map of Africa and the Congo River. और 6 साल जो है वो
हमें पता चलता है कि जो मार्लो है वो सफ़र करता है पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के दरमियान है, उस समंदर के ऊपर ये सफ़र करता है। उसके बाद जब लंदन में वापस आता है तो वहाँ एक शॉप के अंदर से एक मैप नज़र आता है। उस मैप से ये बड़ा ही मुतासिर होता है और अफ्रीका के बारे में से पता चलता है, जो उस टाइम तक एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया था। और वहाँ पे से कॉन्गो रिवर भी एक बिल्कुल एक स्नेक की तरह दरमियान में नज़र आता है। Recalling the news of the Continental Trading Company operating in the Congo, Marlowe became determined to pilot a steamboat to find adventure in Africa. और फिर इसे एक मौका मिलता है क्योंकि कॉन्टिनेंटल एक ट्रेडिंग कंपनी है बेल्जियम, जहाँ पे बेल्जियम के शहर ब्रसल्स के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और इसे पता चलता है कि उसको कोई स्टीम शिप पायलट चाहिए, स्टीम बोट का पायलट चाहिए। तो ये जॉब उसे अपॉर्चुनिटी देती है ताकि वो एडवेंचर कर सके और बचपन की ख्वाहिश पूरी कर सके अफ्रीका जाने वाली। कॉन्टिनेंटल से यहाँ मुराद है यूरोपियन। जब हम यूरोपियन को कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम कॉन्टिनेंटल, ये किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होते हैं? यूरोपियन कॉन्टिनेंट। He asked his aunt, who knew of the wife of a company official, to assist him in getting a job as a pilot. She happily complied. तो अब यहाँ पे उसे जॉब लेने के लिए वो अपनी आंट से रब्ता करता है। उसे पता चलता है कि उसकी जो आंट है उसके रिलेशन हैं ऐसे, फ्रेंडली रिलेशन है विद कंपनी के ऑफिशियल्स की वाइफ के साथ। तो वो इस ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए आंट की मदद से ये जॉब हासिल करता है। Marlowe hurried across the English Channel to sign his contract at company's headquarter in Brussels. कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स के अंदर है। ब्रसल्स कहाँ पे है? बेल्जियम का ये कैपिटल है। और वहाँ पे पहुँचता है इंग्लिश चैनल क्रॉस करके। इंग्लिश चैनल पैसिफिक ओशन के उस पार्ट को कहते हैं जो इंग्लैंड और दूसरे यूरोप के दरमियान है। तो इस एरिया को ये क्रॉस करके कहाँ पे पहुँचता है? ब्रसल्स के अंदर, ताकि डॉक्यूमेंटेशन जो है साइन कर सके। पासिंग थ्रू एन ऑफिस विद टू वुमेन हु आर निटिंग। और वहाँ पे ये एक चीज़ देखते हैं कि दो खवातीन जो हैं इनको नज़र आती हैं जो कि ब्लैक वूल जो है उनको नीट कर रही हैं, उनकी नीटिंग कर रही हैं। इनके कुछ वाक़यात की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, हम आगे जब एनालिसिस करेंगे तो वहाँ थोड़ा मेंशन करेंगे इसको। मार्लो स्पोक विद द कंपनीज डायरेक्टर फॉर लेस देन अ मिनट। दूसरी अहम बात है कि मार्लो की जो बातचीत है कंपनी के डायरेक्टर के साथ वो 1 मिनट से भी कम अर्से में होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्लो की कितनी अहमियत है। या मार्लो जैसे एजेंट जो हैं इनको कंपनी सिर्फ अपना सोर्स ऑफ इनकम समझती है, और कोई यहाँ पे वो हमें एनलाइटनमेंट और कोई वो जो है वो बेनिफिशियल ह्यूमैनिटी के लिए या बेनिफिलेंस के लिए कोई ऐसा कोई एक्ट नहीं कर रही। आफ्टर बीइंग डिसमिस्ड he was asked to sign a number of the papers in which he promised not to divulge any trade secrets. और उसे पेपर साइन करवाए जाते हैं कि कंपनी के कुछ सीक्रेट हैं, तुम्हें वहां जाके कुछ कंपनी के कारोबार के बारे में पता चलेगा, सीक्रेट चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हें साइन करने होंगे कि तुम इन चीज़ों को आउट नहीं करोगे। मार्लो फाइनली रीच द माउथ ऑफ द रिवर। अब ये नौकरी लेने के बाद, साइन करने के बाद और ब्रसल्स के बारे में डॉक्यूमेंटेशन के बाद मार्लो पहुंच आता है माउथ ऑफ द रिवर, जहां से वो कॉन्गो की तरफ फर्दर सफर करेगा। फाइंडिंग पैसेज ऑन अ लिटिल बाउट्स sea bound steamer to take him where his steamboat awaited him, Marlowe spoke with his Swedish captain about the company and the effect of the jungle on European. स्वीडिश कैप्टन की शिप में वो सफ़र करता है आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ उसने जब जाना है, तो उस कैप्टन के साथ उसकी डिस्कशन होती है अबाउट कंपनीज बिजनेस इन द कॉन्गो, और वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ क्या हो रहा है, जंगल का क्या इफेक्ट आ रहा है। कुछ बातों का इसे पहले से पता चलता है। वो क्या है? द स्वीड देन टोल्ड मार्लो ए शॉर्ट yet ominous story about a man he took up river who hanged himself on the road. उसे बताता है कि मैं एक और आदमी को भी यहाँ पे लेके गया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद तो उसने सुसाइड कमिट कर ली है। तो मार्लो काफ़ी शॉक होता है ये सुनकर। मार्लो आस्क व्हाई, पूछता है कि क्यों ऐसा किया उसने। ओनली टू बी टोल्ड दैट परहैप्स द सन और द कंट्री वेयर टू मच फॉर हिम। वो कहता है कि मुझे नहीं आइडिया, शायद यहाँ गर्मी बहुत है, सूरज की तमाज़त बहुत है, या ये कंट्री ऐसी है जो मैडनेस की तरफ धकेल देती है बंदे को। ये इंटरप्रिटेशन है स्वीट कैप्टन की। इवेंचुअली दे रीच द कंपनीज आउटर स्टेशन विच अनाउंस द 3 वुडन बिल्डिंग्स ऑन द साइड ऑफ द रॉकी स्लॉप। अब सबसे पहले ये आउटर स्टेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे मार्लो जो है ना 3 स्टेशन विजिट करेगा, आउटर स्टेशन, उसके बाद जो है वो इनर स्टेशन है, और फिर सेंट्रल स्टेशन है। और सेंट्रल स्टेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जिसे मिलने की ख्वाहिश भी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और तीनों स्टेशन पे जो इसके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे लिए बहुत एनलाइटनिंग है, हमारे लिए बड़ा नॉलेजेबल चीज़ें हैं। आउट ऑफ द स्टेशन
was shipped the company's most important and lucrative commodity ivory. आउटर स्टेशन वही प्लेस है जहाँ पे जो पूरे कॉन्गो से जितनी भी आइवरी इकट्ठी होती है, जो भी कमोडिटीज इकट्ठी होती हैं, वो सारी यहाँ से फिर शिप में डाल के यूरोप भेजी जाती है। तो यहाँ उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है। मार्लो स्पेंड द नेक्स्ट 10 days वेटिंग फॉर द कारवान टू कंडक्ट हिम टू द सेंट्रल स्टेशन। वहाँ पर से 10 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि आगे स्टीम अभी बोट उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी बोट जो है सेंट्रल स्टेशन में पड़ी है, वहाँ उसने पहुँचना है। तो अपनी बोट को संभालना है, क्योंकि उसका प्रीवियस जो मास्टर है, प्रीवियस जो पायलट है, उसकी तो डेथ हो चुकी है फ्लस 11 की, इसलिए तो इसे भेजा जा रहा है। तो वो सेंट्रल स्टेशन पे है, ये आउटर स्टेशन पे आ चुका है। वहाँ से आगे जाने के लिए इसे पैदल जाना पड़ेगा, और पैदल सफ़र अकेले नहीं किया जा सकता। ये कॉन्गो है, यूरोप नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि आप कारवां में चलें, मिलकर चलें, मिलकर सफ़र करना चाहिए। ड्यूरिंग विच द टाइम ही सा द मोर ऑफ द अकाउंटेंट। और अब इस स्टेशन पे जो 10 दिन वो रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी उसे लगती है या हॉरिबल लगती है कह लें, वो है अकाउंटेंट। ऑन सम डे मार्लो वुड सिट इन हिज ऑफिस ट्राइंग टू अवॉइड द जाइंट स्टैबिंग फ्लाइज। एक दिन क्या होता है कि मार्लो उसके ऑफिस में बैठा है और मक्खियां जैसे तंग कर रही हैं उनको उड़ा रहा है। व्हेन अ स्ट्रेचर विद अ सिक यूरोपियन वाज पुट इन द ऑफिस टेम्पररली। जब एक स्ट्रेचर पे एक यूरोपियन को लाया जाता है और वहां पे इसको रखा जाता है, और द अकाउंटेंट बिकेम अनॉयड विद द ग्रोन्स। और अकाउंटेंट का यहाँ बिहेवियर नोट करने वाला है, वो बड़ा अनॉयड होता है। और उसके जो यूरोपियन के ग्रोन्स हैं, वो बीमार है, वो दर्द से जब चीखता चलाता है, ग्रोन करता है, कंप्लेनिंग दैट दे डिस्ट्रैक्ट हिम एंड इंक्रीज द चांसेस फॉर क्लैरिकल एरर्स। उनके कहता है कि वो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं जो अपने रजिस्टर नीट रखना चाहता हूँ, क्लीन रखना चाहता हूँ। और उसका ड्रेस भी बड़ा नीट एंड क्लीन है। मान लो उसकी ड्रेसिंग से, उसके उसके बड़े बन ठन के रहने से, उसकी उसकी सफाई सुथराई से बड़ा मुतासर होता है पहले, लेकिन बाद में उसके इस रवैये से उसे बड़ा सदमा होता है मार्लो को कि ये जो बाज़ाहिर बड़ा ही सिविलाइज, साफ सुथरा, पढ़ा लिखा एक अकाउंटेंट है, लेकिन अपने यूरोपियन के लिए इसका ये रवैया है, जिसके ग्रोन से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई सिंपैथी नहीं है, कोई इंसानियत ही नहीं है। Noting Marlowe's ultimate destination in the interior region of the Congo, the accountant hinted that the Marlowe would no doubt meet Mr. Kurtz. अब यहाँ पे हमें एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, मिस्टर कर्ट्स। अभी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मार्लो को मेंशन करता है अकाउंटेंट। वो कहता है अगर आगे तुम जा रहे हो तो भाई यकीनन तुम एक बंदे से तो ज़रूर मिलोगे, और वो है मिस्टर कर्ट्स, a company's agent in charge of an incredible lucrative ivory post deep in the interior. कंपनी का सबसे कामयाब एजेंट है, जिसके बारे में उसे फर्स्ट क्लास एजेंट भी कहता है, जिसने अब तक इतनी आइवरी भेजी है जितनी कि सब लोगों ने मिलकर भी नहीं भेजी। और उसे बड़ा ये इंस्पायर है उसकी इस परफॉर्मेंस से। The accountant describes Kurtz as a first-class agent and remarkable person, whose station brought in more ivory than all the other stations combined. He asked Marlowe to tell Kurtz that everything at the outer station was satisfactory, and then hinted that Kurtz was being groomed for a high position in the company's एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे वो कर्ट्स की परफॉर्मेंस से, उसके दिन ब दिन तरक्की से, और कंपनी के अंदर उसका जो नाम बढ़ रहा है वो बहुत बढ़ रहा है। वो मार्लो को बताता है कि कर्ट्स को बताना कि आउटर स्टेशन पे काम बहुत परफेक्ट चल रहा है। और साथ साथ वो ये भी सीक्रेट शेयर करता है कि कंपनी में जो है ना वो कर्ट्स का बड़ा नाम है, और कर्ट्स को वो बड़ा ओहदा देने के बारे में सोच रहे हैं उसकी उसकी सर्विसेज की वजह से। The day after this conversation, Marlowe left the outer station with a car of 60 men for a 200 miles tramp to the center station. अब उसके बाद जो है मार्लो को अगला सफर करना है, कारवां एक बन जाता है। अब उसे 60 मैन के कारवां के साथ 200 मील का सफर तय करना है पैदल, क्योंकि उसकी बोट तो सेंट्रल स्टेशन में है, लिहाजा उसे पैदल जाना है कारवां के साथ। और द मैन वर नेटिव पोर्टर्स हु कैरीड द इक्विपमेंट, फूड एंड वाटर। और यहाँ पे वो चीज़ नोट करता है, वो ये है कि यूरोपियन जो है उन्हें पैदल चलना होगा। इस पे भी वो काफ़ी परेशान है, गिले शिकवे कर रहे हैं, लेकिन हद तक उनका जो सामान है, इक्विपमेंट है, फूड वाटर एक्सेट्रा, वो उन्होंने मकामी लोग, ब्लैक पीपल जो है वो हायर किए हुए हैं, उन लोगों का सामान उठाया हुआ है। Marlowe saw innumerable paths cut through the jungle and number of the abandoned villages along the way. अब रास्ते में जो एक्सपीरियंस नोट करता है, जो अपनी डायरी में लिखता है, जो बाद में नॉवल बना, तो कॉनरेड का एक्सपीरियंस जो मार्लो की शक्ल में हमारे पास आता है, वो ये है कि बहुत सारे विलेजेस हैं जो डिजर्टेड हैं, वीरान हैं, जले पड़े हैं, घर तबाह हाल हैं। तो यकीनन इन्हें किसने तबाह किया होगा, ये आप समझ सकते हैं। इनको घरों को किसने लूटा होगा, और इनकी आबादी को किसने कम कर दिया, किसने इन लोगों को कत्ल कर दिया है। He saw a drunken white man who claimed to be looking after the upkeep of the road and the body of a native who was shot in the head. और आगे चल के वो एक ड्रंकन आदमी मिलता है जो यूरोपियन है, जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है, और कहता है कि मैं इस रास्ते की ज़रा देखभाल करता हूँ। और साथ ही उसके थोड़े से फासले के ऊपर में
मार्लो को एक हॉरिबल सीन मिलता है, वो है कि एक ब्लैक पर्सन की डेड बॉडी जो है, जिसके सर में गोली मारी गई है, वो पड़ा हुआ है और किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी है, किसी ने उसको बैरियल नहीं किया है, इवन मरने के बाद भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे जैसे कि ब्लैक पीपल इंसान ही नहीं है, कोई जानवर जैसे मर गया हो तो बस उसको फेंक दिया गया है, बल्कि मार के फेंक दिया गया। मार्लोस ओन वाइट कंपेनियन वाज एन ओवरवेट मैन हु कीप फेंटिंग ड्यू टू द हीट। और मार्लो की कंपनी में एक यूरोपियन भी है जो काफ़ी वेट जिसका ज़्यादा है और उसे पैदल नहीं चला जा रहा और हीट की वजह से वो फेंट कर रहा है। Eventually, he had to be carried in a hammock, and when the hammock skinned his nose and was dropped by the natives, he demanded that the Marlow do something to punish them. और हैमॉक क्या है? हैमॉक एक्चुअली आप लोग जानते होंगे, शायद आप लोग जो देहातों में खासतौर पे रहते हैं, कि किस तरह छोटे बच्चों के लिए वो झूला बनाया जाता है, कपड़े का झूला बनाया जाता है, चारपाई के साथ बांधा जाता है, कपड़े का वो झूला दोनों कोनों से बांध के, इट इज़ कॉल्ड हैमक। तो हैमक के अंदर जो है, इसको उठाते हैं वो नेटिव पीपल, जो ब्लैक लोगों को आ जाता है इसको उठा कर रखो, और ये क्योंकि ये चल नहीं सकता, तो वो जब उसके नाक पे वो कपड़ा रगड़ आती है चलने की वजह से, तो वो कंप्लेन करते हैं और इस कंप्लेन से रास्ते में एक और उसके साथ क्या होता है कि वो कपड़ा स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है, तो वो बड़ा एंग्री होता है, चिल्लाता है, चीखता है और मार्लो को कहता है कि इन ब्लैक पीपल को सख्त से सख्त सजा दो, इन्होंने गुस्ताखी जो की है। और ऑब्वियसली मार्लो ऐसा नहीं करेगा, वो एक सेंसिबल पर्सन है। मार्लो डिड नथिंग एक्सेप्ट प्रेस ऑनवर्ड अंटिल दे रीच द सेंट्रल स्टेशन। अब वो सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं, व्हेन एन एक्साइटेबल चैप इन्फॉर्म देम दैट हिज स्टीम बोट वाज एट द बॉटम ऑफ द रिवर। और वहां जाकर उसे एक और सैड न्यूज मिलती है कि उसकी जो स्टीम बोट है, अब वो बॉटम ऑफ द रिवर में पड़ी है, वो किनारे पर नहीं खड़ी है बल्कि पानी से नीचे चली गई है। नीचे क्यों गई है? 2 days earlier, the bottom of the boat had been torn off, क्योंकि जो बोट का जो बॉटम है वो फट गया, उसमें होल हो गया है, और ये हुआ है कि वॉलंटियर स्किपर पायलटेड इट अप रिवर टू हैव इट रेडी फॉर द मार्लोस अराइवल। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने यूरोपियन ने कुछ ट्राई की है जो कि इस रिवर को मार्लो के आने से पहले थोड़ा सा चला लें, थोड़ा सेट कर लें, और इस चक्कर में उन्होंने उल्टा इसको डैमेज कर दिया है। अब मार्लो की परेशानी ये है कि वो फ़ौरन से बोट को नहीं सँभाल सका, बल्कि बोट को पहले तो निकालना होगा, फिर उसे रिपेयर करना होगा, तभी चलाया जा सकता है। मार्लो वाज़ देयरफॉर फोर्स्ड टू स्पेंड टाइम एट द सेंट्रल स्टेशन। अब इस स्टेशन पे भी उसे रुकना पड़ेगा और यहाँ पे भी जो एक्सपीरियंसेस हैं नॉवल में वो हमारे साथ शेयर करता है। As he did with the outer station, he relates to his audience on Nelly his impressions of the place. Marlowe met Brickmaker. Although Marlowe did not see a brick anywhere, who pressed him for information about the company's activities in the Europe. यहाँ पे उसे अकाउंटेंट की तरह एक और सेल्फिश करेक्टर मिलता है, एक और यूरोपियन मिलता है जो कि ब्रिक मेकर है, जिसे यहाँ पे जैसे भट्टे में वो ब्रिक्स बनाते हैं ना, ब्रिक मेकर्स होते हैं, तो ये भी एक पर्सन है जैसे यहाँ भेजा गया ताकि पक्की ईंटों से पक्के मकान और पक्की कंस्ट्रक्शन की जा सके, तो वो सामान इसने प्रिपेयर करना होता है। आल्दो मार्लो को कोई काम नज़र नहीं आता, कोई ब्रिक्स नज़र नहीं आती, कोई कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आती, लेकिन ब्रिक मेकर नज़र आता है और वो भी अपने काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बल्कि क्या मार्लो से क्या जानना चाहता है कि वहाँ ब्रसल्स में क्या हो रहा है, वहाँ कंपनी उसके बारे में क्या सोच रही है, क्या-क्या साजिशें चल रही हैं। When Marlowe confessed to knowing nothing about the secret intrigues of the company, the brickmaker assumed he was lying and became annoyed. वो उल्टा नाराज हो जाता है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि मार्लो जो है ना, या उसका ख्याल है कि उसकी तरह मार्लो ने भी यकीनन कोई ताल्लुक लड़ा के ये जॉब ली होगी, और उसी की तरह यकीनन मार्लो भी लालची होगा, ग्रीड के लिए आया होगा, दौलत कमाने के लिए आया होगा, और उसे अंदरूनी साजिशों में दिलचस्पी होगी। लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि मार्लो उसको क्यों नहीं बता रहा चीज़ें, उसके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा चीज़ें, तो वो उल्टा नाराज़ होता है। एट दिस पॉइंट मार्लो ब्रेक्स ऑफ हिज नैरेटिव। यहाँ पे हम देखते हैं कि नैरेटिव थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है और अंदर की कहानी से हम दोबारा फ्रेम स्टोरी की तरफ आते हैं, स्टोरी के बजाय। एक्सप्लेनिंग टू द मैन ऑन द नैली दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कन्वे द ड्रीम लाइक क्वालिटी ऑफ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे मार्लो बताता है कि ये जो चीज़ें वो नोट करता है, अकाउंटेंट का वाकया हो या वो जो किलिंग है लोगों की, या चेन्स में डाल के उनको रखना, उनको सैवेज कहना मकामी लोगों को, उनके विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना, उनके साथ जो जुल्म है अभी तक जिसने नोट किए हैं जितने वाकयात, तो वो कहता है ये मेरे लिए एक ड्रीम है, बल्कि एक नाइटमेयर है, और मुझे ये बयान करने में भी कितनी तकलीफ हो रही है। मार्लो resumes his tale by continuing the description of his talk with the brickmaker. वो अपनी कहानी को फर्दर आगे बढ़ाता है कि ब्रिक मेकर से उसकी जो बातचीत हो रही थी।
who complained to Marlowe that he could never find the necessary materials needed to make any bricks. और उसे ये भी मार्लो को बताता है कि तुम्हें ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, यहाँ काम में किसी को दिलचस्पी नहीं है, यहाँ वर्क में, यहाँ कंस्ट्रक्शन में, यहाँ बेनिफिट में किसी को दिलचस्पी नहीं है। मार्लो टोल्ड ऑफ हाउ ही नीडेड रिवेट्स टू रिपेयर हिज स्टीम बोट। वो उसे बताता है कि उसे कितनी शिद्दत से ज़रूरत है रिवेट्स की। रिवेट्स कह लें आप, कीलें कह लें, वो जो फट्टे जोड़ने के लिए जो सामान है, उन रिवेट्स को रिक्वायर्ड है ताकि स्टीम बोट को निकाल के उसको रिपेयर कर सके। बट नन अराइव्ड एनी ऑफ द कारवांस। वो कई उसने पैगाम भेजे हैं आउटर स्टेशन में, क्योंकि रिवर्ट्स के जो बॉक्सेस हैं आउटर स्टेशन पे बेशुमार पड़े हैं, वहाँ ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन आउटर स्टेशन पे उसने मैसेज भी भेजा है, लेकिन वहाँ से कोई भी उसे रिवर्ट्स लाने को तैयार नहीं है, कोई नहीं ला रहा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कंस्ट्रक्शन में, काम में, बेनिफिट में, सबको दौलत की लालच। आफ्टर हिज कन्वर्सेशन विद द ब्रिक मेकर, मार्लो टोल्ड हिज मैकेनिक, अ बॉयलर मेकर, एक और शख्स है बॉयलर मेकर और मैकेनिक, दैट देयर रिवर्ट्स वुड बी अराइविंग शॉर्टली। Marlowe assumed that because the brickmaker was eager to please him, because he assumed Marlowe had important friends, he would get him the necessary rewards. अब मार्लो ने कि चूंकि ब्रिक मेकर को कहा है कि मुझे ब्रिक्स ला के दो, और उसे पूरी उम्मीद है कि वो ब्रिक्स के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेगा, उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसे ये है कि ब्रिक मेकर समझता है, एटलीस्ट उसका ख्याल है कि कंपनी में उसके बड़े ताल्लुकात हैं, तो उसे खुश करने के लिए रिवर्ट्स का इंतजाम कर देगा जल्द। लाइक द ब्रिक मेकर, द मैकेनिक अज्यूम दैट मार्लो हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन यूरोप। और मैकेनिक का भी यही ख्याल है कि मार्लो के यकीनन कोई यूरोप में बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों की नौकरी मिलती है उनका मकसद दौलत कमाना होता है। और जो भी एजेंट यहाँ पे आते हैं, स्टीम बोट के पायलट आते हैं, वो वापस 2-3 साल काम करते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। उनके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो शानदार ज़िंदगी यूरोप में गुजार सकते हैं। और यहाँ पे ज़ाहिर है वो पैसा कैसे कमाएंगे वो आप समझ सकते हैं। However, the rivets did not arrive. Instead, a number of the white men riding donkeys, followed by a number of the natives, burst into the center station. रिवेट तो नहीं आते, लेकिन जो चीज़ आती है वो भी हैरान करने वाली है। डंकीज के ऊपर सवार कुछ वाइट मैन का एक ग्रुप आ जाता है, जो अपने आप को क्या कहते हैं, एल्डोरेडो एक्सप्लोरिंग एक्सपीडिशन दे कॉल्ड देमसेल्फ, एंड दैट दे हैड अराइव्ड इन सर्च ऑफ ट्रेजर। वो कहते हैं हम खजाने की तलाश में आए हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उस ज़माने में अक्सर यूरोपियन जो है वो दूसरे मुल्कों में इसीलिए जाते थे कि उनको खजाने मिल सके, उनको दौलत मिल सके। इस सिलसिले में मैंने एक वाक़या पढ़ रहा था, एक ट्रैवल बुक के अंदर, एक हिस्ट्री बुक के अंदर, कि किस तरह स्पेनिश जब साउथ अमेरिका के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अपनी एम्पायर बनाने से पहले, वहाँ पे जब उन्होंने डिस्कवर करते हैं वो एरिया, तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो गोल्ड है उसके तो आम लोग कप्स बनाते हैं और ये जो है आम बर्तन बनाते हैं, पॉटरी के तौर पे यूज़ करते हैं, और उनको आइडिया नहीं है कि ये जो येलो कलर की धात है, ये किस कदर कीमती है यूरोप के अंदर, इसकी कितनी डिज़ायर और लालच पाई जाती है। तो वो वहाँ से यकीन करें कि बॉक्स के बॉक्स शिप में डाल के गोल्ड जो है वो मकामी लोगों से ले लेते हैं बहुत सस्ते दामों, और वहाँ से लेकर यूरोप में आकर अमीर इंसान बन जाते हैं। तो इस तरह के ट्रेयर की तलाश करने की कई पार्टियां जो वो निकलती हैं, और ट्रेयर आइलैंड इसकी वजह से एक नावल भी है। The manager's uncle was the leader of the expedition, and Marlowe saw him and his nephew conspiring on many occasions. और वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ डिफरेंट लोग जो है वो आपस में बातें करते हैं, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, हर कोई दौलत और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वेल्थ अकोमुलेट करना चाहता है ताकि वो जल्दी से अमीर हो सके, और दूसरों को गिराना चाहता है। At times, Marlowe would hear Kurt's name mentioned and become mildly curious, और यहाँ भी उसे बार-बार एक शख्स का नाम मेंशन होते नजर आता है। एक बंदा है जिससे सारे लोग इंस्पायर हैं, और उसकी वजह यही है पावर और वेल्थ और रूल, और वो है मिस्टर कर्ट्स। तो यहाँ पे मार्लो को तो दौलत से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए आता है, और यहाँ पे आके जो इनह्यूमैनिटी, जो सैवेजरी, जो सेंटर ऑफ द हार्ट में जो डार्कनेस वो डिस्कवर करता है यूरोपियंस, वो हैरान हो जाता है कि यूरोप के अंदर तो ये बड़े सिविलाइज्ड हैं, वहाँ तो बड़े बड़े एक रूल्स रेगुलेशन ट्रेडिशन, एक अदब और एहतराम होता है चीज़ों का, लेकिन यहाँ तो हर चीज़, हर रूल जो है ना डस्टबिन में डाल दिया हुआ है। लेकिन एक मामले में वो थोड़ा क्यूरियस होता है, एक चीज़ जानना चाहता है, वो है कि मिस्टर कर्ट्स कौन है। उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है कि वो जल्दी से रिपेयर हिज स्टीम बोट एंड बिगन हिज जॉब एज ए पायलट सो दैट ही कैन मीट मिस्टर कर्ट्स। उसके अंदर ये डिज़ायर पैदा होती है कि किसी तरीके से इस शख्सियत, इस मिस्ट्री शख्सियत मिस्टर कर्ट्स को मिला जाए, आखिर ये कौन है। तो यहाँ तक था आपका ये लेक्चर। नेक्स्ट टाइम जो है हम इसी जो है पार्ट 1 का ही हम एनालिसिस करेंगे इन लेक्चर 4।